हेलो दोस्तों, सुप्रभातम। नमस्कार। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पीछे जितनी भी क्लासेज पढ़ी हैं उन सभी क्लासेज में वे सभी कंटेंट शामिल करने का प्रयास किया जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मौर्यकाल। क्या है दोस्तों? मौर्यकाल। दोस्तों, मौर्यकाल की बात करें तो मौर्यकाल का उद्भव लगभग 322 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से? उद्भव 322 ईसा पूर्व। दोस्तों, कई जगह ये 323 ईसा पूर्व भी आपको मिलेगा। 323 ईसा पूर्व। दोस्तों, हम बात करें 322 ईसा पूर्व से लेकर जो मौर्य साम्राज्य है इसका कालखंड लगभग 184 ईसा पूर्व तक रहा। 184 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 322 से 184 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है वो मौर्य साम्राज्य का रहा। किसका रहा दोस्तों? मौर्य साम्राज्य का रहा। अब बात करें दोस्तों मौर्य साम्राज्य की, जो मौर्य काल है इस मौर्य काल की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने हकमनी साम्राज्य को हराया और उसके बाद उसकी नज़रें भारत पर थी, तभी इस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे जिनका नाम विष्णुगुप्त मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? विष्णुगुप्त। उन विष्णुगुप्त ने जो घनानंद है, तत्कालीन शासक घनानंद है, उसके दरबार में जाकर यह कहा कि आपके साम्राज्य पर बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण होना लगभग निश्चित है। उन्होंने बताया कि सिकंदर ने अखमनी साम्राज्य को परास्त कर दिया और अब उसकी अगली नज़र मगध और भारत पर है, तो अतः आप सतर्क हो जाइए। तो मैंने बताया अब जब आपको नंदवंश पढ़ाया कि नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद बहुत अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता था। किसमें दोस्तों? अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता था। इसी कारणवश उसने जो विष्णुगुप्त है उन विष्णुगुप्त की बातों में ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, जब ये बात विष्णुगुप्त द्वारा कही गई तो वो भरी दरबार में उपस्थित था और भरी दरबार में उपस्थित होकर उसने ये बात कही थी, तो उसकी इस बातों को सुनकर जो तत्कालीन शासक घनानंद है उसको बुरा लगा। ठीक है, उसने कहा कि एक तुच्छ सा ब्राह्मण मुझे यहाँ राजसभा में आकर ज्ञान दे रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे साम्राज्य पर किसका आक्रमण होने वाला है और कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित। ठीक है, मुझे किस प्रकार से बचना है। तो ये इस प्रकार की फीलिंग ला करके उसने उस ब्राह्मण का अपमान किया जो विष्णुगुप्त थे। अर्थात आगे जाकर जो कौटिल्य बना, उस कौटिल्य ने उस भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की कि जिस दिन मैं मेरी इस शिखा में गांठ लगाऊंगा, अर्थात चोटी थी उनके, तो उस चोटी को उसी दिन उसी टाइम उन्होंने खोल लिया और खोलने के बाद उसने कहा कि मैं मेरी इस शिखा में उसी समय गांठ लगाऊंगा जब इस नंदवंश का मैं समूल नाश नहीं देख लेता। दोस्तों, आगे चलकर इन्हीं जो कौटिल्य थे उनकी सहायता से जो मौर्य वंश है इस मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? मौर्य वंश की। दोस्तों, जब ये मगध से तक्षशिला जा रहे थे तो बीच रास्ते में इन्हें गाय चराते हुए, अर्थात भेड़ और गायें चराते हुए एक बालक मिला। तो वो बालक अपने अन्य साथियों के साथ दोस्तों एक नाटक खेल रहा था और उस नाटक का नाम है राजकिलम। क्या दोस्तों? राजकिलम। अर्थात एक छोटा सा नन्हा सा बालक उस नाटक में राजा बना हुआ है और अपने जो अन्य साथी हैं उन साथियों को आदेश दे रहा है कि आप सेनापति हो, आप मेरी सेना की अगुवाई करोगी। ठीक है, आप जो राजमहल है उस राजमहल की सुरक्षा करोगे। तो सबको अलग अलग दायित्व विभाजित कर रहा था कि आप इस प्रकार का काम देखोगे, आप इस प्रकार का काम देखोगे। इसी जो ये परिदृश्य था, इस परिदृश्य का आकलन जो चाणक्य है वो किसी झाड़ी के पीछे बैठकर देख रहे थे। उन्हें उस बालक की जो नेतृत्व क्षमता है उस पर तभी भरोसा हो गया और उन्होंने कहा कि आगे जाकर यही बालक जो मगध साम्राज्य है इसका महान शासक बन सकता है। अर्थात एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में यदि कोई शासक होगा तो ये बालक होगा। तो तभी चाणक्य ने उस बालक को जिस चरवाहे से खरीदा
उस चरवाहे को 1000 पण अर्थात जो तत्कालीन राजकीय मुद्रा थी, उस राजकीय मुद्रा को जो चरवाहा था उस चरवाहे को दिया। क्या दास के रूप में काम करता था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य दास के रूप में काम करता था। उस चरवाहे को उन्होंने क्या दिया, 1000 पण दी, और 1000 पण देकर के क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया, और खरीद कर वे उन्हें तक्षशिला ले गए। कहाँ ले गए, तक्षशिला। तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा देने के बाद उन्होंने 322 ईसा पूर्व मगध पर आक्रमण किया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों अब हम बात करें जो तत्कालीन मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, तो अपन को बात कौन कौन सी ध्यान में रखनी है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उस चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य द्वारा कितने मुद्रा देकर खरीदा गया, तो 1000 पण मुद्रा देकर के खरीदा गया। दूसरा, जब वो उसे बालक की नेतृत्व क्षमता का परीक्षण किस खेल के माध्यम से देगा, जो राजकिलम खेल है वो खेल रहा था, उस राजकिलम खेल के माध्यम से उन्होंने उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसका परीक्षण देखा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। तो गुरु का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त भी हम बात करें दोस्तों जो तत्कालीन मौर्य साम्राज्य है, उस तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के महत्व के बारे में कि उस मौर्य साम्राज्य का क्या क्या महत्व था। अर्थात जो तत्कालीन भारत है, उस तत्कालीन भारत में यदि मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसके स्थापित होने के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण थे जो कि भारतीय साम्राज्य अर्थात जो भारत का तत्कालीन क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में साबित हुआ। तो उसके जो महत्व हैं उन महत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों लिखो, मौर्यकालीन साम्राज्य का महत्व। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, मौर्यकालीन साम्राज्य के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या महत्व थे कि जो मौर्य काल है ये मौर्य काल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो पहला देखें, जो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने वास्तविक रूप से क्या की, भारत में जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में कार्य करने का कार्य किया। क्या, जो मौर्य वंश के प्रथम शासक और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो ये मगध का क्षेत्र है, इस मगध के क्षेत्र पर वास्तविक रूप से भारत का ऐतिहासिक सम्राट के रूप में कार्य करने का कार्य किया। तो नोट करके लिखो, नंबर 1, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक रूप से मगध ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में कार्य किया। तो पहला महत्व तो क्या हो गया कि जो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें वास्तविक रूप से भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा गया। क्या कहा गया, ऐतिहासिक सम्राट। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐतिहासिक सम्राट के रूप में भी हम मौर्य वंश को देखते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, जो दूसरा है, भारतीय इतिहास में हमने देखा कि अपेक्षाकृत बहुत सारी ऐसी तिथिक्रम हैं जिनका ज्ञात मौर्य काल से पहले हमें नहीं मिलता, लेकिन मौर्य काल के बाद में उन तिथियों का हमें ज्ञान मिलता है। तो लिखो नंबर 2, भारतीय इतिहास में मौर्य काल के बाद निश्चित तिथिक्रम देखने को मिलता है। दूसरा महत्व क्या है, जो मौर्य इतिहास है, इस मौर्य इतिहास के बाद हमने देखा कि जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल से हमें निश्चित ऐतिहासिक तिथियों का ज्ञान होता है कि इस कालखंड में ये वाली घटना घटित हुई, इस कालखंड में ये वाली घटना घटित हुई। तो इन ऐतिहासिक जो समय है, कालगणना का जो तिथियां हैं, उन सब के बारे में हमें पता इस मौर्य काल से चलता है। किससे चलता है, मौर्य काल से चलता है। अब नेक्स्ट तीसरा महत्व देखें दोस्तों, तो तीसरा महत्व है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व, कब, 305 ईसा पूर्व तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को
पराजित कर उसकी जो पुत्री थी हेलेना, उसके साथ क्या किया, विवाह किया। किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। तो ये इस भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। क्या, भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। तो नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया, जिसे इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। किसे, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ उसे इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तो पराजित करने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे दहेज के रूप में उसके जो 4 प्रांत थे वो 4 प्रांत उसे सौंपे। तो दोस्तों कौन कौन से 4 प्रांत हैं, उन 4 प्रांतों के बारे में हम बात करें। नंबर 1, एरिया, जिसका पहले का नाम था हेरात। क्या, पहला एरिया का प्राचीनतम नाम क्या, हेरात। दूसरा बात करें दोस्तों आराकोसिया, जिसका प्राचीन नाम है कांधार। आराकोसिया नाम क्या है, कांधार। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों जेड्रोसिया। कौन सा है, जेड्रोसिया, जिसका जो वर्तमान नाम देखें हम, जेड्रोसिया का मकरान तट। फिर इसके बाद में चौथा राज्य देखें दोस्तों पेरोपनिस्डाई। और पेरोपनिस्डाई का जो वर्तमान नाम है वो है काबुल। पेरोपनिस्डाई का वर्तमान नाम क्या है, काबुल है। तो ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में प्रदान किए। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने भी अपने ससुर को जो पुत्री ली है कि उस सेल्यूकस निकेटर की पुत्री ली है, तो इसने बदले में कुछ दिया होगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को बदले में 500 हाथी उपहार में दिए। कितने, 500 हाथी। तो नोट करके लिखो, नोट। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में उपहार के रूप में 500 हाथी भेंट किए। कितने हाथी दोस्तों, 500 हाथी भेंट किए। कितने, 500 हाथी इन्होंने भेंट किए। तो ये कुछ महत्व हैं, आप नोट करिए दोस्तों। फिर इसके बाद में आगे वाले जो महत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो चौथा महत्व है उस चौथे महत्व के बारे में देखें। चौथा कि जो ये भारतीय इतिहास का पहला और अंतिम ऐसा वंश था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश से दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंग देश से पश्चिम में मकरान तट तक विस्तृत किया था। यह एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने प्रथम तथा अंतिम रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश से दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंग देश से पश्चिम में मकरान तट तक विस्तृत किया। तो लिखो, यह भारतीय इतिहास का प्रथम व अंतिम साम्राज्य था जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश से दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंग देश से पश्चिम में मकरान तट तक
विस्तार किया। क्या दोस्तों, जो मौर्यकालीन यह एकमात्र ऐसा वंश था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार, हम बात करें उत्तर में यहाँ हिंदुकुश से दक्षिण में देखें तो यहाँ कर्नाटक, पूर्व में देखें बंगदेश, तो बंगदेश से यहाँ मकरान तट। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा जो भूभाग है, उस भूभाग पर अपना आधिपत्य किसने स्थापित किया? मौर्यकालीन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र तक किया। कहाँ से? बंगदेश से मकरांतर तक, हिंदुकुश से कर्नाटक के बीच का जो भूभाग था, वो सारा भूभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य से ही भारत में पहली बार कुशल एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पांचवा, मौर्य काल से ही भारत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित, संगठित एवं नियमबद्ध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो छठवा है वो छठवीं विशेषता क्या है? तो छठवीं विशेषता है दोस्तों, जो विदेशी शासक है, उन विदेशी शासकों ने जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, उन मौर्य साम्राज्यों के शासकों के समय अपने राजदूत भारत में भेजे, जिससे ये पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसका संबंध विदेशी राजनयिकों या विदेशी शासकों के साथ भी था। तो लिखो, मौर्य शासकों का संबंध विदेशी शासकों के साथ भी देखने को मिलता है। क्या? जो विदेशी शासक है, उन विदेशी शासकों के साथ क्या थे? जो मौर्य शासक है, इन मौर्य शासकों का क्या था? संबंध था। इन मौर्य शासकों के संबंध के कारण हमने देखा कि आगे जाकर जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने यूनानी शासक से क्या 3 चीज़ें मांगी थी? एक तो सूखी अंजीर, दार्शनिक और शराब, मीठी मदिरा जिसे कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो उसने भेज दी, मीठी मदिरा और अंजीर 2, लेकिन उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया कि दार्शनिक नहीं देंगे, दार्शनिक देना ये हमारे जो नियम है उस नियमों के विरुद्ध है। इस कारण से उसने दार्शनिक नहीं भेजे थे। वैसे हम देखें, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर है, उस सेल्यूकस निकेटर का जो दरबारी है वो मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। तो लिखो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आया। कौन आया था? मेगस्थनीज आया। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जो कि तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की जो नगर प्रशासन व्यवस्था है, उस नगर प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख मेगस्थनीज की इस इंडिका में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है जो बिंदुसार है। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम का राजदूत कौन आया? डाइमेकस। डाइमेकस भारत आया। ठीक है, इसके अलावा इसी बिंदुसार के समय ही मिस्र के शासक फिलाडेल्फस सेकेंड का राजदूत डियानीसियस भारत आया। तो मैंने बात की, जो सीरिया के शासक है, उस सीरिया के शासक से जो बिंदुसार है, इस बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की। 3 चीज़ों में सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। तो सूखी अंजीर और मदिरा देने के लिए तो उसने हाँ कर लिया था, लेकिन
जो दार्शनिक है वो देने से इसने मना कर दिया था। तो जो मौर्य साम्राज्य का जो अगला जो महत्व है वो महत्व है कि जो मौर्य साम्राज्य के शासक है, इन मौर्य साम्राज्य के शासकों का संबंध विदेशी शासकों के साथ भी देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो महत्व है अपन नोट करेंगे। अब नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट विशेषता है जो मौर्यकालीन शासक है, इन मौर्यकालीन शासकों के समय से ही भारतीय जो लेखन परंपरा है, उस लेखन परंपरा में अभिलेखों की जो परंपरा है वो शुरू मानी जाती है। मौर्य काल से ही भारतीय लेखन कला में अभिलेख लेखन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देखें हम, तो जो ये मौर्य काल है, इस मौर्य काल के समय से ही हम देखें तो जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में देखने को मिलता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, मौर्य काल से ही बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में प्रारंभ हुआ। कहाँ दोस्तों, जो मौर्य काल था, इस मौर्य काल से ही जो बौद्ध संस्कृति है, इस बौद्ध संस्कृति का प्रसार कहाँ हुआ? विदेशों में हुआ। हमने देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक आए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली, बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय की बात करें, उसके बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, तथा उसने समय समय पर अनेक ऐसे बौद्ध दार्शनिक जिनको विदेशों में भेजा, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बौद्ध दार्शनिक को भेजता रहता था, कभी किस देश में भेजा, कभी किस देश में भेजा। तो अब ये भी उल्लेख मिलता है धम्म महामात्र की नियुक्ति, उसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो किसके बारे में उल्लेख करेगा? जो उसकी धम्म की नीति है उसके बारे में उल्लेख करेगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगा। 27वें वर्ष हमने देखा कि उसने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, तो वो भी क्या करते थे? वो भी ये बौद्ध धर्म की जो प्रचार प्रसार है उसका काम देखते थे। दोस्तों अब हमने जो देखा है वो देखा है जो मौर्यकालीन साम्राज्य है, इस मौर्यकालीन साम्राज्य का क्या क्या महत्व थे, अर्थात मौर्यकालीन साम्राज्य उदय हुआ और उदय के साथ बहुत सारे ऐसे महत्व हैं वो सामने निकल कर आए और उन सब महत्वों को हमने अभी जाना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो मौर्य है, इस मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि कई मानते हैं कि जो मौर्य है ये मौर्य निम्न कुल के हैं, कई विद्वान मानते हैं कि मौर्य उच्च कुल के हैं, कई विद्वान मानते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, कई बोलते हैं कि ये मयूर कोशकों से उत्पन्न है, कई कहते हैं विदेशी है, कई कहते हैं यूरोपियन है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब हेडिंग डालिए मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित मत, कि मौर्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इससे संबंधित मत कौन कौन से हैं, उन सभी मतों के बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मत के बारे में बात करें कि जो मौर्य हैं, इन मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जो प्रसिद्ध उस समय के जो 5वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए हैं जिसका नाम है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त ने उस मुद्रा राक्षस पुस्तक में यह उल्लेख किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वृषल या वृषभ कुल का है। किसका? वृषभ या वृषल कुल का है। वृषभ या वृषल कुल से तात्पर्य दोस्तों निम्न जाति का। क्या है दोस्तों? निम्न जाति का। दोस्तों हम बात करें इस मुद्रा राक्षस के बारे में, यह मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और इस संस्कृत को जो प्रथम नायिका विहीन नाटक, अर्थात इतिहास में प्रथम नायिका विहीन नाटक के रूप में जाना जाता है। किसको? मुद्रा राक्षस को। तो लिखो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या वृषभ, ब्रैकेट में लिख लो, इसका अर्थ होता है निम्न जाति, वृषल कुल का बताया है। कौन से कुल की बात कर रहे हैं दोस्तों?
वृषल कुल का, अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। कौन से कुल का था? निम्न कुल का। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ और जो परंपराएं हैं, उस ब्राह्मण ग्रंथ और परंपराओं में यह उल्लेख किया गया है कि ये शुद्ध वृषल जाति के थे, अर्थात निम्न जाति में भी कैसे, जो निम्न जाति में जो उच्च वर्ग का तबका था वो इन्होंने बताया। तो लिखो दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथ व परंपराओं में चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्ध वृषल कुल का बताया है। किसका दोस्तों? शुद्ध वृषल कुल का बताया है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मत है, उस नेक्स्ट मत के बारे में बात करें कि जो बौद्ध ग्रंथ है, क्या बौद्ध ग्रंथ, उस बौद्ध ग्रंथ में मौर्यों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये क्या थे? क्षत्रिय थे। तो बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्या कहा है? क्षत्रिय। देखो बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को स्पष्ट क्षत्रिय जाति का बताया है। किसमें दोस्तों? जो बौद्ध ग्रंथ है उन बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्या बताया है? स्पष्ट क्षत्रिय जाति का बताया है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे और कौन कौन से मत प्रचलित हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चौथा मत है दोस्तों, जो मौर्य है उन मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो जो चौथा मत है वो लिखो, चौथा मत, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन, यहाँ लिख लो हेमचंद्र सूरी। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर कोश के सरदारों की पुत्री का पुत्र बताया है। किसमें दोस्तों? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में। जो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है यह हेमचंद्र सूरी की जो त्रिषष्ठी सलाह का चरित्र पुस्तक है उसका अंतिम भाग है। और इस परिशिष्ट पर्वन में मौर्य हैं, इन मौर्य के बारे में कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मयूर कोशकों के जो सरदार हैं उसकी जो पुत्री थी उसका पुत्र है। क्या? मयूर कोशकों के सरदार की पुत्री का पुत्र। किसमें कहा गया है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पांचवा, यूनानी इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का था। तो लिखो, यूनानी इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का था। कौन सी जाति का दोस्तों? निम्न जाति का था। किसने कहा? जो यूनानी इतिहासकार है उन यूनानी इतिहासकारों ने ये कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कौन सी जाति के थे? निम्न जाति के थे। अब नेक्स्ट मत के बारे में बात करें दोस्तों, डीबी स्पेंसर। डीबी स्पेंसर एक इतिहासकार हुए हैं और डीबी स्पेंसर ने कहा है कि जो मौर्य हैं वो फारसी थे। तो लिखो, डीबी स्पेंसर महोदय का मानना है कि मौर्य फारसी जाति के थे। कौन सी जाति के दोस्तों? फारसी जाति के। तो किसने कहा? डीबी स्पेंसर महोदय ने कहा कि मौर्य कौन सी जाति के थे? फारसी जाति के थे। अब बात करें दोस्तों जो सर्वाधिक प्रचलित मत है उस सर्वाधिक प्रचलित मत के बारे में। सर्वाधिक प्रचलित मत यह है कि मौर्य थे, जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है कि जो मौर्य हैं वो कौन से थे? क्षत्रिय कुल के थे। तो लिखो, सर्वाधिक प्रचलित मत मौर्य क्षत्रिय जाति के थे। कौन सी जाति के थे? क्षत्रिय जाति के थे। इसका उल्लेख कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों?
अर्थशास्त्र में मिलता है। ये हो गई सातवां। इनकी जो जन्म है या उत्पत्ति है, उत्पत्ति के विषय में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मत प्रचलित हैं। उन मतों के बारे में हमने 7 मत देख लिए। अब 8वां मत देखें दोस्तों, रोमिला थापर। एक रोमिला थापर नाम का एक इतिहासकार हुई है, उसने ये कहा है कि जो मौर्य है ये मौर्य वैश्य जाति के थे। 8वां लिख लो, रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वैश्य जाति के थे। किसके थे दोस्तों? किसके थे दोस्तों? वैश्य जाति के थे। तो बात करें, हमने पढ़ लिया मौर्य साम्राज्य के महत्व के बारे में। महत्व के बाद हमने पढ़े जो मौर्य हैं, इन मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से मत प्रचलित हैं उनके बारे में। अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य को जानने समझने के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें प्रमुख जो मौर्यकालीन शासक हुए हैं, उन मौर्यकालीन शासकों के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन पीरियड है दोस्तों, वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? 322 से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों मैंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये चरवाहे के पास दास के रूप में कार्य कर रहा था, और जब मगध से अपमानित होकर कौटिल्य वापस तक्षशिला जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे भेड़ या गायें चराते हुए चंद्रगुप्त मौर्य मिला। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजकिलम नामक नाटक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो उस खेल की प्रतिभा को देखकर, उसकी नेतृत्व क्षमता को देखकर जो कौटिल्य है, उस कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उस चरवाहे से 1000 कारसापण में खरीद लिया। किस में खरीद लिया दोस्तों? 1000 कारसापण में खरीद लिया था। तो लिखो, मगध से अपमानित होकर पुनः तक्षशिला जाते समय कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गाय या भेड़ चराते हुए राजकिलम नामक नाटक खेलते हुए देखा, जिसमें उसकी नेतृत्व क्षमता से परिचित होते हुए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके स्वामी से 1000 कारसापण में खरीद लिया तथा तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा दी। दोस्तों शिक्षा दीक्षा देने के बाद में 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का अंत कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से मगध के शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से इसने मगध पे जो शासक था, अंतिम नंद वंश का शासक घनानंद, उसको पराजित कर उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बात करें दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ लिखो, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उस समय एक बहुत बड़ा पद होता था जो कि राजा को सलाह देने का काम करता था। तो प्रधानमंत्री था कौटिल्य का अन्य नाम मिलता है दोस्तों विष्णुगुप्त।
और अन्य नाम मिलता है चाणक्य। ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार की जो भाषा थी, राजभाषा, वो थी पाली। राजभाषा कौन सी है? पाली। कौन सी थी दोस्तों? पाली राजभाषा थी। दोस्तों अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो कौन कौन से इतिहासकार ने किस किस नाम से संबोधित किया, उसको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। कौन कौन दोस्तों? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको क्या कहा? सेंड्रोकॉप्टस। क्या कहा है दोस्तों? सेंड्रोकॉप्टस। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों दूसरा है एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया। तो यहां लिखो एपियन व प्लूटार्क ने क्या नाम दिया? एंड्रोकोटस। क्या नाम दिया दोस्तों? एंड्रोकोटस। तो नेक्स्ट दोस्तों फिलार्कस ने नाम दिया सेंड्रोकॉप्टस। क्या नाम दिया? सेंड्रोकॉप्टस। सॉरी दोस्तों, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने तो नाम दिया था सेंड्रोकोटस नाम दिया था, जबकि फिलार्कस ने सेंड्रोकॉप्टस नाम दिया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों विलियम जोन्स ने इसे एंड्रोकोटस और सेंड्रोकॉप्टस दोनों नाम दिए। कौन कौन से? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकॉप्टस नाम दिए। तो ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान है उनके बारे में। अब हम बात करने वाले दोस्तों वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो विजय अभियान है उनके बारे में। तो आप हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान। मौर्य के विजय अभियान। सबसे पहले बात करें दोस्तों नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी आक्रांता थे उन यूनानी आक्रांताओं के कब्जे में जो मकरान और गांधार के आसपास का क्षेत्र था उसे पुनः अपने कब्जे में ले लिया तथा जो पंजाब का क्षेत्र है उस पंजाब के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। कब की बात है दोस्तों? 322 ईसापुर की बात है। कब? 322 ईसापुर। तो लिखो चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 322 ईसापुर यूनानियों को खदेड़कर तथा पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों दूसरी विजय की बात करें तो दूसरी विजय है नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर उसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो लिखो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसापुर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दूसरा विजयी अभियान कहाँ पे था? दूसरा विजयी अभियान था जो मगध के शासक घनानंद था उसको पराजित कर उसने क्या कर दी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट तीसरी हम बात करें दोस्तों 305 ईसापुर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और कब? 305 ईसापुर। तो लिखो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसापुर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तथा
उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया, जो कि इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। विवाह कहलाता है। इसके बदले सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 प्रांत देहज के रूप में दिए। कौन कौन से हैं? पहला एरिया, जिसे हम हेरात कहते हैं, क्या हेरात। दूसरा है अराकोसिया, जिसे गांधार कहते हैं, गांधार। नेक्स्ट तीसरा है एरिया, हेरात, अराकोसिया, गांधार, जेड्रोसिया, जिसे मकरान तट या वर्तमान में से हम कहें तो बलूचिस्तान भी हम कह सकते हैं, मकरान तट। और नेक्स्ट जो चौथा है दोस्तों पेरोपनिसडाई। तो ये 4 प्रांत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप या दहेज के रूप में प्रदान किए गए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए। ससुर साहब को क्या दे दिए? 500 हाथी। किसने दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिए। तो भारतीय इतिहास में जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। दोस्तों आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ने वाले बात करें। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका जो दक्षिण भारत में सौराष्ट्र, ठीक है, तो सौराष्ट्र का विजय हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया तथा सौराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पुष्यगुप्त वैश्य को नियुक्त किया। तथा जब उस समय अकाल पड़ गया सौराष्ट्र में, तो सौराष्ट्र में अकाल पड़ गया तो क्या हुआ? इसने पुष्यगुप्त वैश्य को कहा कि यहाँ की जनता के लिए अकाल राहत कार्यों के रूप में इसने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ताकि कभी अकाल पड़े तो पानी की किल्लत ना हो। तो लिख लो नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर अपना अधिकार कर वहाँ राज्यपाल के रूप में पुष्यगुप्त वैश्य को नियुक्त किया तथा अकाल राहत के रूप में सुदर्शन झील, कौन सी दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब दोस्तों ये बात लिखी हुई है जो जूनागढ़ अभिलेख है, किसका? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख में ये बात लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर अधिकार किया और सौराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पुष्यगुप्त वैश्य को नियुक्त किया। तथा जब वहाँ अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने पर इसने क्या किया कि वहाँ के लोगों के लिए एक झील का निर्माण करवाया, जिसे सुदर्शन झील का नाम दिया गया। तो लिखो इसका उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करें दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। जो ये प्रथम जैन संगीति है, इस प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व किया गया। और 300 ईसा पूर्व में जो ये जैन संगीति हुई, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्थूलभद्र द्वारा। तो लिखो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना, चंद्रगुप्त
मौर्य के काल में लगभग 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई। कहाँ पे हुई दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में इस प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। अब दोस्तों बात करें जो प्रथम जैन संगीति है, इस प्रथम जैन संगीति में जो जैन संप्रदाय है या जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित हो गया था। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। पहला श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। बात करें दोस्तों श्वेतांबर की, जो श्वेतांबर संप्रदाय था उस श्वेतांबर संप्रदाय के जो नेतृत्व करता थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों दिगंबर जो संप्रदाय है उस दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्व करता थे भद्रभाऊ। दोस्तों आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि 298 ईसा पूर्व जब इसने देह त्यागी, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इस भद्रभाऊ से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो आगे लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित भद्रभाऊ द्वारा किया गया। तो इसने अंतिम क्षणों में क्या कर लिया? जैन धर्म को अपना लिया। तो दीक्षा किसने दी? भद्रभाऊ द्वारा इसे दीक्षा दी गई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो जैन ग्रंथ राजावली कथा, कौन सी? राजावली कथा में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के समीप जो चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, कहाँ पे? चंद्रगिरी की पहाड़ियां। कौन सा जगह? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, और वहाँ पे एक पहाड़ी है चंद्रगिरी की। उस चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भी लिख लो। जैन ग्रंथ राजावली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण गोलबेला में स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर 298 ईसा पूर्व संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। कौन सी पद्धति दोस्तों? संलेखना पद्धति से। कब? 298 ईसा पूर्व। दीक्षित किसने किया? भद्रभाऊ ने किया। कौन से स्थान पर? श्रवणबेलगोला में। कौन सी पहाड़ी पर? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। दोस्तों ये थी बात चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार को। किसको दोस्तों? बिंदुसार को। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट मौर्य शासक के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में दोस्तों हम बात करें कि जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत 298 ईसा पूर्व बिंदुसार ने शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात इसके विस्तार के लिए उसने कार्य करना प्रारंभ किया और लगभग 273 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। तो लिखो बिंदुसार पुत्र किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत बिंदुसार मगध का शासक बना। कहाँ का शासक बना दोस्तों? मगध का शासक बना। नेक्स्ट बात करें इसका कार्यकाल, समय अवधि मानी जाती है दोस्तों 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। कब तक? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? इसका कार्यकाल माना
जाता है। दोस्तों बात करें अन्य नामों की, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को अनेक विद्वानों द्वारा अन्य नामों से जाना गया, वैसे ही बिंदुसार को भी अन्य नामों से जाना गया। तो अन्य नामों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें वायुपुराण की। किसकी बात करें दोस्तों? वायुपुराण की। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? भद्रसार कहा गया है। ये भी अपने पिता की तरह बहुत तेजस्वी था दोस्तों। और जो वायुपुराण है, वायुपुराण में इसे क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। दोस्तों बात करें अन्य नाम में, पहला क्या हो गया? भद्रसार। दूसरा बात करें यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचेटस, क्या दोस्तों? अमित्रोचेटस नाम दिया है। अमित्रोचेटस का मतलब क्या होता है दोस्तों? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्रोचेटस का मतलब क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। और अमित्रोचेटस नाम दिया यूनानी इतिहासकारों ने। वायुपुराण में इसका नाम क्या मिलता है? भद्रसार हमें देखने को मिलता है। जबकि बात करें तीसरा, जैन ग्रंथों में इसे सिंगसेन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? सिंगसेन कहा गया। किसे? जो बिंदुसार है, इस बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंगसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंगसेन कहा गया। हमने बात की जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। उसी प्रकार जो बिंदुसार का प्रारंभिक जो प्रधानमंत्री है वो दोस्तों चाणक्य था। फिर उसके बाद इसका जो प्रधानमंत्री है वो खल्लाटक बना। तो लिखो प्रधानमंत्री। प्रारंभ में तो कौन था? चाणक्य। और बाद में, चाणक्य के बाद में बना वो था खल्लाटक इसका प्रधानमंत्री था, जो कि इसको परामर्श देने का काम करता था। बात करें दोस्तों खल्लाटक के बारे में, जो ये खल्लाटक है दोस्तों, ये जो बिंदुसार था, इस बिंदुसार की एक विशाल मंत्री परिषद थी। उस मंत्री परिषद का क्या था? प्रधान था। उस मंत्री परिषद में दोस्तों 500 सदस्य हुआ करते थे। और उन 500 सदस्यों का प्रधान कौन था? खल्लाटक था। तो कौन था दोस्तों? खल्लाटक। और खल्लाटक को चाणक्य के बाद बिंदुसार ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसके बाद दोस्तों? चाणक्य के बाद। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जो बिंदुसार है, इस बिंदुसार के काल में जो उज्जैनी है, कौन सी दोस्ती? उज्जैनी। ठीक है। तो उज्जैनी का जो राजकुमार है या राज्यपाल है, ये अशोक को नियुक्त कर रखा था बिंदुसार ने। किसको? अशोक को नियुक्त कर रहा था। तो इसके काल में दोस्तों क्या हुआ? जो तक्षशिला है, उस तक्षशिला में क्या हो गया? इस तक्षशिला में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो विद्रोह की स्थिति का उत्पन्न होने का कारण क्या था दोस्तों? जो इस समय के अमात्य थे या मंत्री थे, इन मंत्रियों ने जनता के साथ शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और उस शोषणों के विरुद्ध जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो बिंदुसार ने उज्जैनी के राज्यपाल अशोक को जो तक्षशिला है, उस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा। तो ये भी नोट कर लीजिए। बिंदुसार के समय तक्षशिला में अमात्यों के शोषण के विरुद्ध हुए विद्रोह को दबाने के लिए उज्जैनी के राज्यपाल अशोक को तक्षशिला भेजकर विद्रोह को शांत किया गया। क्या दोस्तों? अशोक ने वहां जाकर जो तक्षशिला गया, और तक्षशिला जाकर के जो लोग विद्रोह कर रहे थे, उन विद्रोह करने वाले लोगों को अशोक ने समझाया। और समझाने के बाद वो लोग क्या हो गए? शांत हो गए। और ये हमें इसकी जानकारी इससे मिलती है बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान से। तो लिखो इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान
से मिलती है। दिव्यावदान में उल्लेख है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? अशोक को भेजा गया। दोस्तों अब एक बार आप इसको नोट कर लिए, फिर इसके बाद में आगे का हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो बिंदुसार है, इस बिंदुसार का समकालीन सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम था। कौन था दोस्तों? एंटियोकस प्रथम था। और इस एंटियोकस प्रथम से जो बिंदुसार है, इस बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की। एक तो सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। तो क्या हुआ, जो सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम है, इस एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो लिखो, बिंदुसार का समकालीन सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम था, जिससे बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की। कौन कौन सी 3 वस्तुएं थी? पहला दार्शनिक, दूसरा सूखी अंजीर, और तीसरा है दोस्तों मीठी शराब। दोस्तों जो सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम था, उसने दार्शनिक देने से तो मना कर दिया, जबकि उसने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा थी, वो जो बिंदुसार है उसको देने के लिए हाँ कर दिया था। तो लिखो, एंटियोकस ने बिंदुसार को दार्शनिक देने से मना कर दिया तथा सूखी अंजीर व मीठी शराब प्रदान करने हेतु वह सहमत हो गया। ठीक है, तो क्या क्या भेज दिया उसने? सूखी अंजीर और मीठी शराब तो भेजी, लेकिन क्या नहीं भेजे? दार्शनिक नहीं भेजे। अब बात करें दोस्तों, बिंदुसार के काल में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमिकस भारत आया, जबकि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत डियानीसियस भी भारत आया। तो लिखो, बिंदुसार के समय सीरियाई शासक का राजदूत डायमिकस तथा मिस्र के शासक फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत डियानीसियस भारत आया। तो किसके हम बात करें? एंटियोकस प्रथम का तो डायमिकस और फिलाडेल्फस सेकंड का डियानीसियस जो राजदूत थे, वो बिंदुसार के काल में कहाँ आए थे? भारत आए थे। अब बात करें दोस्तों, इतिहासकारों ने जो बिंदुसार है, उस बिंदुसार को इतिहास का प्रथम सीजेरियन शासक माना है। तो लिखो, नोट करिए, नोट, इतिहासकारों ने बिंदुसार को इतिहास का प्रथम सीजेरियन शासक कहा है। किसको? इतिहासकारों ने बिंदुसार को इतिहास का प्रथम क्या कहा है? सीजेरियन शासक कहा है। अब बात करें दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यदान है, उसमें उल्लेख है कि जो बिंदुसार है, ये आजीवक संप्रदाय का समर्थक था। तो ये भी लिख लो, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का संरक्षक था। किसका दोस्तों?
आजीवक संप्रदाय का क्या था? संरक्षक था। दोस्तों इस आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल द्वारा की गई थी और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग का ये संप्रदाय माना जाता है। दोस्तों मखलिपुत्र गोसाल महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध को समकालीन माना जाता है और ये तीनों ही धर्म जैन, बौद्ध और आजीवक संप्रदाय इनका उद्भव भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जाता है। दोस्तों बात करें 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो लिखो 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लिया आपने आज बिंदुसार तक। कल पढ़ेंगे दोस्तों मौर्यकालीन उस शासक के बारे में जो कि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो था अशोक सम्राट। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।